सीबीएसई स्टूडेंट्स, चाहे फिर आप क्लास 10th 11th या 12th में ही क्यों ना हो, आपने ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो अपनी लाइफ में बहुत बार सुने ही होंगे, राइट? और इस शब्द को सुनते के साथ तुम्हारे दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि भाई ये क्या बला है यार, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं और इसको मैं कैसे सॉल्व करूं? है कि नहीं? हुआ तो जरूर होगा। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह तुमको बताने वाली हूं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, और साथ ही साथ मैं तुमको ये भी बताऊंगी कि भाई तुमको क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने पढ़ाई के तरीके में ताकि तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। क्योंकि तुम जानते हो ना, सीबीएसई ने पिछले बार से इस बार का पैटर्न इतना बदल दिया है कि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भर भर के आने वाले हैं एग्जाम्स में। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो पहली बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को एक्चुअल में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोगों को तो ये वीडियो ध्यान से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप समझ पाओगे कि ये सीबीक्यूज क्या होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स, आपने पिछली बार जिस तरीके से, यानी कि 10th में आप जब रहे होंगे या 12th के बच्चे जब 11th में रहे होंगे, पिछली बार से अब बहुत बदलाव आ चुका है। सैंपल पेपर्स के थ्रू हमने देखा है सीबीएसई ने क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। सो अब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक मुझे लगानी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें मैं बताने वाली हूं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी सीख जाएं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, राइट? चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये होते क्या है भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सीबीक्यूज हर जगह हम सुन रहे होते हैं इसके बारे में। देखो मैं समझाती हूं। तो बेसिकली अब आपके साथ और हमारी पढ़ाई में फर्क क्या था कि जब हम लोग पढ़ रहे होते थे, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने ही बारे में सिर्फ बात नहीं कर रही हूं, मैं जनरली बता रही हूं कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि बच्चे ना रटने पे ज्यादा फोकस करते थे कि भाई अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कॉन्सेप्ट दिया गया है बुक में, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो, उसको वैसा का वैसा रट्टा मार के चले जाओ, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो जो चीज रटी हुई है वो सीधी की सीधी वैसी लिख करके आ जानी है, राइट? लेकिन अब वो चीज तो बदल गई है, अब वो तरीका बदल गया है। अब ना आपके जो स्कूल्स हैं या आपका जो बोर्ड है वो एक्चुअल में एग्जाम में आपका रट्टा मारने का पावर नहीं चेक करना चाहते। वो ये नहीं देखना चाहते कि बच्चा कितना रट्टा मार सकता है, वो ये देखना चाहते हैं कि जो इसको पूरे साल पढ़ाया गया है उस नॉलेज को ये सही तरीके से अप्लाई कर पाएगा रियल लाइफ सिनेरियो में। अगर हम इसे असली जिंदगी का कोई सिनेरियो दे दें तो क्या ये जो मैथ्स के फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस लर्न करके आया है और कॉन्सेप्ट्स लर्न करके आया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, वो सारी की सारी चीजें सिर्फ डेफिनेशन ना पूछ करके, क्योंकि डेफिनेशन से तो सिर्फ पता चलेगा कि हाँ रट्टा अच्छा मारा है, लेकिन बल्कि जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि पता चले कि भाई ये बच्चा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है कि नहीं समझा, और अगर इसके सामने रियल लाइफ में सिनेरियो आएगा तो ये वहां पर उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये अब फर्क आ चुका है और यही होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा और एग्जांपल देकर के समझाती हूं। देखो पहले क्या होता था कि इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट जो है उसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल लेती हूं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड का, क्योंकि 11th एंड 12th के बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे, राइट? सो अब वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जो लेंचो है वो कौन था, और साथ ही साथ बता दीजिए कि उसके फील्ड कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख दोगे, रट्टा मार के बच्चे जाएंगे ना आंसर लिख पाएंगे। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि आप अगर एक स्कूल के हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं तो आपको स्पीच देनी है फेथ के ऊपर, ठीक है? अब आप स्पीच देंगे कि फेथ जो है गॉड के अंदर वो कितना इंपॉर्टेंट है और उससे कितने मिरेकल्स भी हो सकते हैं लाइफ में, और कॉन्टेक्स्ट आपको क्या रखना है, चैप्टर लेटर टू गॉड का कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखते हुए आपको स्पीच ड्राफ्ट करनी है। सो अब आप समझ रहे हो कि चैप्टर में सीधा सीधा जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो उठा करके आपसे नहीं पूछी जा रही है, बल्कि जब तुमने चैप्टर को पढ़ा और उसको समझा तो उससे तुम्हें क्या समझ में आया, और रियल लाइफ अगर सिनेरियो कुछ आ जाएगा तो तुम वहां पर उस पूरी अंडरस्टैंडिंग को, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो ये समझना चाहते हैं। मैथ्स में भी, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में रहेंगे, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, या फिर 11th और 12th के बच्चे आपके मेडिकल, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में, आर्ट्स या कॉमर्स की स्ट्रीम में आपको ऐसे बहुत क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो केस बेस्ड होंगे, राइट? इंग्लिश में जो आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि टोन बेस्ड क्वेश्चन, आपको कोई भी पैसेज दिया जाएगा या फिर वो कोई चैप्टर का पैसेज एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है? किसी चैप्टर में से एक छोटा सा कुछ 4-5 लाइनों का एक्सट्रैक्ट दिया और पूछा कि भाई इसमें टोन बताइए राइटर की। तो अब सिर्फ और सिर्फ जो गिवन है ना आपके सामने डेटा, आपकी बुक्स में जो चीजें गिवन है उसको पढ़ना काफी नहीं है।
अब आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि उसको अच्छे से पढ़ के समझ करके आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में आने नहीं वाले हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने का मोटिव क्या है, वो जानना क्या चाह रहे हैं। वो आपकी एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं, पहली बात तो कि तुमने जो पढ़ा है तुम उसको असल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि देखो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ तो ली है, लेकिन जिंदगी में जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो हम लोग नहीं कर पाते। तो जितना आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी या जितना भी आपने फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है या फिर आपने बायोलॉजी केमिस्ट्री में जो चीजें पढ़ी, इंग्लिश में जो चीजें पढ़ी, आप उसको रियल लाइफ सिनेरियो कुछ आ गया तो वहां पर उसको लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे, वो देखना चाहते हैं। आपका एनालिसिस चेक करना चाहते हैं, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पावर है उसको भी वो देखना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सारी क्वालिटीज वो चेक करना चाहते हैं। आप कितना अच्छे से रट्टा मार रहे हो वो उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको ना इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। अब सीबीएसई ने ये डिसीजन क्यों लिया भाई, राइट है ना। सीबीएसई ने इतने सारे बढ़ा करके, मतलब पहले तो फिर भी थोड़े बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, अब तो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा दिया है। तो अब इतने सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, क्यों? तो देखो सीधी सी बात है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझने पर ध्यान दें, ठीक है, आप सिर्फ रट्टे पे ध्यान ना दें। क्योंकि क्लास में तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होगा कि हम बैठे तो हैं क्लास में लेकिन ध्यान कहीं और है, और टीचर ने जो भी पढ़ाया वो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है, हम घर पे जाकर के उसको रट लेंगे, है ना। तो अब यही चीज वो खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो डेवलप कर सकें, ठीक है, ये आपसे वो चाह रहे हैं। दूसरा, वो नहीं चाहते कि तुम रट्टा मारो, वो रट्टा मारने का ये जो पूरा सिस्टम है उसे खत्म करना चाहते हैं। एंड 70% क्वेश्चंस जो है वो अब आपके सीबीक्यूज ही होने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं। तो प्लीज अब क्लासेस में जब भी आप बैठे हैं, चाहे फिर स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर स्कूल में नहीं तो कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको अब क्वेश्चनिंग चालू करनी पड़ेगी। अब आप एकदम ऐसे गुल होकर के नहीं बैठ सकते हो कि हाँ हम बस वी आर स्टेयरिंग इनटू द वॉइड, बस टीचर को देख रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है। अब आपको क्वेश्चनिंग चालू करनी पड़ेगी। आपका स्टडी पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग समथिंग, आस्क क्वेश्चंस। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, इसका क्या फायदा है, ये रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब मैं क्लासेस में भी आपको इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ाती हूं तो मैं एक्चुअल में उसको रियल लाइफ में आपके साथ रिलेट करने की कोशिश करती हूं, राइट, कि भाई अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है तो तुम देखो तुम्हें कैसी फीलिंग आती है, ताकि तुम उसको अच्छे से समझ सको। तो इसीलिए बेटा आप पढ़ने बैठो तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करा, सॉल्व करा, बस कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉर्मूलाज को रट्टा मार लिया, ये नहीं चलेगा। अब आप क्वेश्चनिंग करना चालू कीजिए। आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, चाहे ग्रामर ही क्यों ना सही, आस्क क्वेश्चंस कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ने के पीछे का क्या मेरा मोटिव है, क्यों मैं इसको पढ़ूं। तब जाकर के आप ना बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को क्रैक कर पाओगे, अच्छे से डेप्थ में समझ पाओगे, एंड देन आप क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे, राइट। चलो अब देखो अगला, अब हमें ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा देखो, जाहिर सी बात है, अंडरस्टैंडिंग इज द की, वो तो है ही है। आपको अगर आप चैप्टर पढ़ के ही नहीं आए हो, चाहे फिर वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पढ़ के ही नहीं आए हो तो फिर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर सकते भाई। तो इसीलिए पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी ही रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप ना क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आप ये तो बिल्कुल भी उम्मीद करके या दिमाग में पहले से रख के मत जाना कि क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं, मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख करके आऊंगा। तैयार रहना कि क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछे जाएंगे, डायरेक्ट तो पूछे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर दो चैप्टर्स को मिक्स करके पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में अगर पूछ लिया जाए कि जैसे कि 2024 के जो बोर्ड एग्जाम्स थे उसमें क्वेश्चन आया था कि एन फ्रैंक और अमांडा, ठीक है, अमांडा एक पोम है, उसकी जो कैरेक्टर है अमांडा, और एन फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की जो कैरेक्टर है, इन दोनों के बीच में अगर बात होती है तो ये दोनों चैप्टर्स, ये अलग अलग चैप्टर्स के जो दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो किस तरीके से क्या बात करेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि यहां पर एक्चुअल में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है। तो अब बेटा आपको क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा और क्वेश्चन में आपको क्लू मिल जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली अगर देखें तो सीधी भाषा में पता है ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे ना उन दोनों ही कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, बट क्या उन्होंने ये डायरेक्टली आपसे पूछा? नहीं, उन्होंने घुमा के पूछा। तो अब इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्लू उसमें से पकड़ना पड़ेगा कि जानना क्या चाह रहा है, क्योंकि यहां पर दो कैरेक्टर्स को बोला गया है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो दोनों अपने अपने कैरेक्टर ट्रेट्स के हिसाब से ही तो बात करेंगे। एन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, अमांडा सपनों की दुनिया में रहती है, तो उस हिसाब से आपको समझ करके क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन में जब आंसर करेंगे तो आपको कैरेक्टर ट्रेट्स या स्केच जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो बेटा क्वेश्चन को समझना चालू करो,
क्लू पकड़ना चालू करो क्वेश्चंस में से। दूसरी चीज, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। अब अभी तक तो तुम सुनते आ रहे होगे कि मैम कीवर्ड्स तो आंसर में लिखने होते हैं। आपको आंसर में कीवर्ड्स लिखने से पहले क्वेश्चन के अंदर का कीवर्ड समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेरेंस, जैसे कि एविडेंस, जैसे कि एनालाइज, जैसे कि कमेंट। तो आपको ये सभी वर्ड्स को समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में कीवर्ड क्या है, मुझे करना क्या है यहां पर। कैरेक्टर, आर्क, ये अलग अलग जो वर्ड्स हैं, आपको ये कीवर्ड, आपके लिए कीवर्ड का काम करने वाले हैं। समझो पहले कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। होता क्या है, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, इंग्लिश में तो भर भर के गलतियां होती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो गलती सबसे ज्यादा हम करते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, लेकिन आंसर तो हम वही करेंगे जो हम पढ़ के आए हैं। बेटा अब वो सिस्टम खत्म है। हमारे टाइम पे चलता था, ये बच्चे करते थे तब, कि मैम पूछ रही है क्वेश्चन कुछ, लेकिन हमने वो लिख दिया जो हम पढ़ के आए हैं, है ना। अब ये नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कीवर्ड आपके वहां पे गिवन होगा कि इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, टोन बताइए, तो आपको ये टोन, इन्फेरेंस, इन सबको पकड़ के समझना पड़ेगा कि मुझे लिखना क्या है आंसर। क्योंकि अब ठीक है, वो आपसे ये नहीं चाहते कि आप आंसर जो है वो लंबा लिख के आए, वो चाहते हैं कि आप आंसर स्मार्ट तरीके से करें। सो इट डजंट मैटर कितना लिख करके आ रहे हो, स्मार्ट तरीके से आंसर करना पड़ेगा। दूसरा, अब पढ़ते वक्त क्या करना है, एक्टिव लर्निंग एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यार देखो, किताब हम सबके सामने खुली रहती है और हम लोग पढ़ तो रहे होते हैं उस चीज को, स्पेशली सोशल साइंस एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में। फिर भी बाकी सब्जेक्ट्स में तो तुम पेन पेपर उठा करके सॉल्व करने बैठ जाओगे, लेकिन जैसे ये सोशल साइंस एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें तुम किताब खोल करके हाँ चैप्टर पढ़ रहे हो, वन शॉट देख लिया बस बैठ के ऐसे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक्टिव लर्न करना पड़ेगा, एक्टिवली लर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब कि देखो, जब भी आप पढ़ने बैठे हो तो एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा जो सेंसेस हैं वो इंक्लूड हो जानी चाहिए उस प्रोसेस में, उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है और उस बुक को मैं देखे जा रही हूं। अब मैं देख रही हूं तो इसका मतलब है मेरी ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज, उसका वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन है। बस मैं वो जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स और सेंटेंसेस है बुक में, वो देख रही हूं, पर दिमाग में कुछ और चल रहा है कि उसने मुझे ऐसा कहा था, मैंने ये जवाब क्यों नहीं दिया। तो अब आप देख रहे हो कि आपका दिमाग भटक चुका है। लेकिन अगर आप उसी बुक को पढ़ रहे हो तो आप उसको देख भी रहे हो, आप जोर जोर से उसको रीड भी कर रहे हो, तो रीड करते वक्त आप जाहिर सी बात है उसको प्रोनाउंस करोगे, राइट, एंड जब आप उसे बोलोगे जोर से तो आप सुनोगे भी। तो अब इससे हो क्या रहा है कि अब तुम्हारी ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स उसमें इंक्लूड हो चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं उस प्रोसेस में, तो ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूं हमेशा स्टूडेंट्स को कि बेटा एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। आप ध्यान रखो कि जब आप पढ़ने बैठे हो तो इससे ना तुम लोगों का फोकस इंक्रीज होने वाला है। बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मैम पढ़ने बैठते पर ध्यान भटक जाता है। आपको अपना ध्यान वहां पर ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो अपने सेंसेस को इंक्लूड करें उसके अंदर। अब एक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है? एक्टिवली प्रैक्टिस करने का मतलब है कि जैसे स्पेशली मैं यहां पे बात कर रही हूं हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के बारे में, कि इसमें ना आप लोग प्रैक्टिस को ही मिस कर देते हो। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस हैं, मैम वो तो क्वेश्चन पढ़ लिया, चैप्टर का मैंने तो कैरेक्टर स्केच भी पढ़ लिया, मैंने तो थीम भी पढ़ लिया, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब मेरे को बस एग्जाम में आंसर्स लिख के आने हैं। यही तो सबसे बड़ी गलती है। एग्जाम में आंसर लिख करके आओगे, उससे पहले घर पे तो प्रैक्टिस कर लो आंसर्स लिखने का, क्योंकि एग्जाम में तुम पक्का गलती करने वाले हो। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, कीवर्ड्स वगैरह सब मैटर करता है, ग्रामर मैटर करती है, पंक्चुएशन मैटर करता है। तो इसलिए पहले उसको घर पर सिर्फ आंसर्स को लर्न नहीं करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज, रिलेट इट विद योर रियल लाइफ सिनेरियोज। आपको रिलेट करना चालू करना पड़ेगा, चाहे फिर वो साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं आप, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी वगैरह, एनीथिंग, स्टार्ट रिलेटिंग इट विद योर रियल लाइफ। मैथ्स वगैरह में भी, साइंस वगैरह में भी, राइट। तो देखो, अब साइंस तो एक ऐसी चीज है कि तुम इजीली अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर लोगे, है ना, मिल जाता है हमें बहुत सारी चीजें। केमिस्ट्री, आप डे टू डे केमिस्ट्री आपके आसपास हो रही है, इंग्लिश जैसी चीज। अब यार इंग्लिश जो है या जो आप एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इसको भी आपको रिलेट करना पड़ेगा अपनी रियल लाइफ से, राइट। व्हाट इज द लर्निंग बिहाइंड द चैप्टर, हाउ कैन यू रिलेट इट विद योर रियल लाइफ। आपको वो जिंदगी जो चैप्टर में कहानी दी गई है ना, किसी राइटर ने किसी कैरेक्टर के ऊपर लिखी है, लेंचो की जो कहानी है, वो तुम्हें ऐसे जीनी पड़ेगी कि तुम हो वो कैरेक्टर एंड तुम क्या करते हो उस बीच। तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा, रियल लाइफ से यहां पर इंक्लूड करके रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया, अब बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं? ये क्वेश्चंस दिखते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास 10th के स्टूडेंट्स स्पेशली ध्यान से सुने, तैयार हो जाओ ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो आपके टोन पूछेंगे, ठीक है। एविडेंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाओ, जहां पे पूछा जाएगा कि भैया जो लेंचो है वो तो बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था भगवान में, प्रोवाइड एविडेंस। तो आपको चैप्टर में से याद करना पड़ेगा कि अच्छा
ऐसी कुछ लाइंस या ऐसा कोई इंसिडेंट आपको लिखना पड़ेगा जिससे ये बात प्रूव हो जाए। साथ ही साथ यहां पर दो चैप्टर्स को मिक्स करके पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने बताया अमेंडा और एन फ्रैंक वाला चैप्टर। इसको बोलते हैं पैरेलल क्वेश्चंस या कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे दो चैप्टर को मिला के क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व करे जाए वो मैं सिखाऊं, या टोन ऑफ द पैसेज कैसे आइडेंटिफाई करी जाए, तो आप फील फ्री, मतलब एकदम खुला फ्री फील करें कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए किस टाइप का आगे आपको वीडियो चाहिए होगा, बिकॉज आई एम रेडिली अवेलेबल। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और बनाती रहूंगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे इनको सॉल्व करना चाहिए, क्या इनका तरीका होना चाहिए। मैं इस चैनल के ऊपर एक सीरीज भी रन करने वाली हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज, जो कि 10th 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए होगी। हर चैप्टर और हर तरीके के क्वेश्चंस मैं उसमें इंक्लूड करूंगी, जैसे कि स्पीच बेस्ड, डायरी बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, राइट। हर तरीके के क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो तो मुझे जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं और ये कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो सके। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।